हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी जान रहे होंगे कि हम पाषाण कालीन सभ्यता को देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के अंदर, जिसके अंदर जो है आपका पाषाण काल ख़त्म हो चुका है और ताम्र काल भी ख़त्म हो चुका है। अब जो है हम धातु युग में अभी तांबे का काल देखने वाले हैं, कांस्य काल और लौह काल, इसको देखने वाले हैं। आज ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर मानव सभ्यता का जो आपका क्रम है, जो पहला टॉपिक है, चाहे आप बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी में हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका इक्वली बेनिफिशियल है। किसी भी एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस पूछा जाता है और आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपके पास सारा फैक्ट एक साथ इकट्ठा हो, आपको कहीं ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको जो है एक एक चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लोग नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, है ना। और इतनी डिटेल में सभी चीज़ें करा रही हूँ पूरा थ्योरी के बाद हम ये पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, सो दैट कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप समझ सकें कि हाँ आप उसका आंसर लगा पा रहे हैं या नहीं। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। धातु काल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं धातु युग से, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये तीनों हम देखें। 3 चरण में मानव सभ्यता का उदय माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवाने की कोशिश इस यहाँ पर की जा रही है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नवपाषाण युग के अंतिम चरण से, तो आपने जब पढ़ा था पाषाण कालीन सभ्यता, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, तो आपने वहाँ पे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण पढ़ा था। तो नवपाषाण युग के अंतिम चरण से जो है धातु का प्रयोग जानने लगे थे, उनका ज्ञान उन्हें होना शुरू हो गया था। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि धातु में तांबा जो होता है, तांबे का व्यवहार सबसे पहले हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अब तक आपको याद हो चुका होगा। इतनी बार रिपीटेशन होने की वजह यह है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहें, है ना। कालांतर में कांसा और लोह भी लोग जानने लगे, उसे भी पहचानने लगे। सबसे पहले तांबा का प्रयोग होने लगा, धीरे धीरे कांसा और लोहे का भी जो ज्ञान है वहाँ पे लोगों को होना शुरू हुआ। तो पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पाषाण युग आपका खत्म हो चुका है, इसके बाद आपका धातु युग आता है। तो धातु युग में 3 काल विभक्त किए गए हैं। तो कौन सा है? ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तीनों को समझेंगे डिटेल में अच्छे से, जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह तांबे का प्रयोग का युग है, जिसे सैंधव पूर्व सभ्यता का नाम दिया गया है। इसे सैंधव अवस्था सभ्यता का मूल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। इस समय तक लोगों को कांसे और लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए। ताम्र युग का जो समय था, उस समय लोगों को कांसा और लोहा इसका ज्ञान नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ था। बताते चलूँगी अभी, बस आपको ध्यान से समझना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट था? तो कांसा लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था, और सैंधव सभ्यता का मूल जो है माना जाता है ताम्र युग। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। धातु के रूप में ये लोग सिर्फ तांबे का उपयोग करते थे। बस धातु में इन्हें सिर्फ तांबा ही पता था और कुछ ये नहीं जानते थे। कुल्हाड़े, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। इस संस्कृति में चाक निर्मित लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। आप देखेंगे कि पूरा इस प्रकार का एक एक चैप्टर बना हुआ है मृद भांड से, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चाहे बीपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो कला और संस्कृति वाले आपके जो सिलेबस में लगा हुआ होगा, उसमें भी आपका देखिएगा जितने भी तरह तरह के मृद भांड है, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आपको कराया जा रहा है, ताकि कहीं आपको भागने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल आप शांति से आपको पढ़ना है, चीज़ों को नोट करना है, समझना है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगी। पाषाण कालीन सभ्यता को मैंने ख़त्म कर दिया है और आज मैं आपको धातु युग भी पूरा दे दूँगी, ठीक है। तो हम आपको साथ साथ में पीडीएफ भी देते जा रहे हैं ताकि आप इसका तसल्ली से नोट्स बना सकें।
क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। मृद भांडों के आधार पर इस संस्कृति को क्षेत्रीय उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो पांडुरंग के मृद भांड हैं वो मृद भांड वाली दक्षिण क्षेत्र की संस्कृति, जिसमें क्वेटा, कुल्ली और अमरी नाल जैसे प्रमुख संस्कृतियां रही हैं। और दूसरा कौन सा है, तो लाल रंग के मृद भांड। ठीक है, पांडुरंग के मृदभांड वाली दक्षिण क्षेत्र की संस्कृति में क्वेटा, कुल्ली और अमरीनाल नाम की संस्कृतियां यहाँ पे पाई गई। और लाल रंग के मृदभांड वाली उत्तर क्षेत्र की संस्कृति, जिसमें जोब प्रमुख संस्कृति थी। कौन सी थी, जोब। ठीक है, भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से ताम्र उपकरण जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी, मत्स्य भाले, मानवता रूपी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये बातें भी आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं काशी युग पे। और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई गई है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस युग में मानव ने तांबा और टिन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, तांबा टिन, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस कांसा, इस प्रकार से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, तांबा प्लस टिन से मिलकर के क्या बनता है आपका, कांसा। ठीक है, जो बहुत कठोर होता है। यह युग पाषाण युग और लोह युग के बीच का है। क्लियर है। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। अब बात को समझिएगा, तांबा तो लोग जान गए थे, लेकिन उन्हें लोहे का नहीं पता था। ये बात आपको ध्यान रखना। और लौह युग में तांबा, कांसा, लोहा के अलावा मनुष्य कुछ अन्य ठोस धातुओं की खोज था उसका उपयोग भी करना सीख गया था। उत्तरी भारत में प्राप्त हुए इन कांसे के औजार में चित्र भी थे। और इस युग मानव शहरी सभ्यताओं में बसने लगा, और इसी कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। साथ ही सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को इस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। कांस्य युग में तांबा और टीन से मिलकर के कांसा बनाया गया, और लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे उस वक्त ये लोग। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है इन तीनों धातु के अलावा भी अन्य ठोस चीज़ों को उन्होंने जानना शुरू किया। तो ये था आपका। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से ही संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, ये इसको याद रखिएगा। 2500 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से ही संबंधित था। ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पूरा टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ। इसके बाद मिडिल आपका हिस्ट्री चलेगा, फिर आपका तसल्ली से हम जो है इंडियन हिस्ट्री को करेंगे, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पर हम किसी को भी यहाँ पे लाइट नहीं ले सकते, ये गलती हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न दिनों दिन बदल रहा है, और कोई नहीं जानता है कि कब कौन सा जो पल रहा है वो भारी हो जाए। और हो सकता है कि प्राचीन भारत पूछ लिया जाए, मध्य भारत पूछ लिया जाए आधुनिक काल की जगह, तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए सिलेबस में है तो हम सारा कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी आपके नोटिफिकेशन में टाइम है, तो बस आप अच्छे से लगे रहिए। ठीक है, अब इसके अलावा मिस्र सभ्यता व चीनी सभ्यता समकालीन थे। तो ये इसी समय ही समकालीन में कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो मिस्र सभ्यता व चीनी सभ्यता चल रही थी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए कि आपसे जो है आपको एनालिसिस करके पढ़ाई करना है, चीज़ों को जोड़ते हुए इंटीग्रेटेड तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और इसी समय पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, तो कौन सी हो जाएगी, मिस्र सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लौह युग में। 1200 से 600 ईसा पूर्व इस युग में मानव ने लोहे का इस्तेमाल किया। इस इतिहास में यह युग पाषाण युग और कांस्य युग के बाद का काल है। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही सीख लिया था, परंतु उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदाय तक ही सीमित रहा। सभी लोगों के तक ये ज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं था। एशिया माइनर तुर्की की हिट्टाटाइट जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीक का खोज निकाला था। तो ये आपको नोट करना है। इसके साथ ही लोहे की ढलाई का
कार्य 1400 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक तथा यूनान के निवासी लोहे के औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लौह युग का प्रारंभ हुआ। क्लियर है। भारत में लौह युग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद लौह काल प्रारंभ हुआ, जबकि उत्तरी भारत में ताम्र काल के बाद लौह काल प्रारंभ हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण और उत्तर का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद जो है आपका लौह काल आता है, लेकिन उत्तरी भारत में आपका क्या होता है? तो ताम्र काल के बाद लौह काल आता है। जो अभी आप पढ़ते आ रहे, जो जैसे अभी हमने पढ़ा ना, पहले हमने ताम्र पढ़ा, उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने कांस्य पढ़ा, है ना, कांस्य पढ़ा, उसके बाद हमने लौह पढ़ा। तो ये वाला प्रोसेस आपका किस में है? उत्तरी भारत में है। ठीक है। और दक्षिणी भारत में क्या है? पाषाण काल के बाद लौह काल का प्रारंभ माना जाता है। सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय प्रदान करते हैं, किंतु ये मत समीचीन नहीं लगते। यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कारीगर लौह उपकरणों का निर्माण करने में कुशल थे। संभवतः यह शब्द सामान्य धातु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। तो जो ये शब्द था कारीगर लौह उपकरण, जो है ये आपका सामान्य शब्दों में प्रयुक्त हुआ, तथा भारत के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ऋग वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित थे। ठीक है। तो सामान्यतः क्या माना जाता है कि भारत में आर्यों का जो आगमन है, आगमन के साथ ही लोहे का प्रचलन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इसके ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला को विकास किया। ये सब आपका किसके अंदर चल रहा है? लौह युग के अंदर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ये जो आपका जो है इसमें धातु का बारे में बोला जा रहा है कि लोहे का जो प्रचलन है वो इसके साथ साथ ही प्रारंभ हुआ है, और वर्णमाला का विकास हुआ, जिसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास को लिखा जा सका, और संस्कृत और चीनी भाषाओं का ज़्यादातर प्रयोग होता था। साहित्य इस काल में फला फूला, और ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएं इस काल में लिखी गईं। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख प्राप्त है, जिसका वास्तविक अर्थ के विषय में अभी मतभेद है। कुछ लोग जो है वो लोहायस तथा श्याम आयस शब्द यहाँ पे अथर्ववेद में मिलता है, और विद्वानों ने लोहे शब्द को तांबे के अर्थ में तथा श्याम शब्द को लोहे के अर्थ में ग्रहण किया है। तो कुछ लोगों का इसमें बहुत मतभेद चल रहा है। तो अथर्ववेद में उल्लेखित श्यामस्य से तात्पर्य लोहे धातु से ही है। इसके बाद अयस शब्द जो है लोहे का ही पर्याय बन गया। तो काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। किस में मिला है? तो काठक संहिता में। ठीक है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हल का उल्लेख मिलता है। इसमें अवश्य ही लोहे की फाल लगाई गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अथर्ववेद भी लोहे से बने हुए फाल का उल्लेख करता है। इस प्रकार साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीय को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो लौह युग लगभग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहाँ मिला, ये आपको ध्यान रखना। ये आपने ऊपर भी देखा था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुआ। ठीक है। ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से स्थापित किया गया है, जिसमें सबसे पहले अहिच्छत्र के उत्कृष्ट मृदभांडों
और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांड का उल्लेख किया जाता है। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बने बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अतः इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है। अब इसके क्या साक्ष्य हैं, ये जितनी भी बातें यहाँ पे हुई इसके साक्ष्य की बात करें, कहाँ पे क्या मिला है, तो भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल है वो है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में ये पाया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहर, गिलुंद 2 स्थलों की खुदाई की गई और बनास घाटी में सूखे भागों में ये स्थित है। सूख भागों में स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा में कायथ और एरन की खुदाई हुई और मालवा से प्राप्त मृदभांडों को ताम्रपाशीय मृदभांड में उत्कृष्ट माना गया। ये हमने कल भी पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस देखा था क्लास में। पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदाली, सोनगांव, इनाम गांव, झामगांव, प्रकाश, नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए हैं और ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ये सब मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ जब हम ताम्र पाषाण कर रहे थे। ठीक है, तो ये केंद्रीय और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति से पाए गए हैं। मिट्टी के इस बर्तनों और इनके कुछ अन्य सांस्कृतिक तत्व महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति ही ज़्यादातर इलाकों में प्राप्त हुई है। अब लौह उपकरण प्राप्ति स्थल यहाँ पे देखिए बताया गया है। लोहे के कृषि उपकरण, हत्था लगाने के छेद वाला कुठार कहाँ पे, भरतपुर में, नौ में है। 1000 ईस्वी में एटा जिले में प्राप्त हुआ था, अतरंजी खेड़ा में। तो ये भी बात आपको बता दिया गया है, यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। लोहे की कुल्हाड़ी माहुर झाड़ी में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो कुछ इससे संबंधित तथ्य हैं, 2-4 बिंदु है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और पूरा पाषाणकालीन सभ्यता आपका ख़त्म हो जाएगा। ताम्र पाषाण लोग ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे और लोहे का इस्तेमाल भी करते थे। ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे वो गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पालते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए। ये सब मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ताम्र पाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके और वे विस्तृत कृषि न कर सकें और हल और फावड़ा ना होने से वे झूम खेती कर पाते थे केवल। इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। और गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, मड़ुआ जिसको कहते हैं, अलसी, कपास, ये सब उगाते थे और मछली पकड़ने के कांटे, बंसी का प्रयोग भी करते थे। बंसी बोला जाता है हमारे तरफ, ब्रसी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बंसी होना चाहिए। बस्तियां छोटी और बड़ी होती थी। वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। कैथा जो मालवा क्षेत्र है और एरन मध्य भारत, इनकी बहुत सबसे पुरानी बस्तियां हैं और उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए हैं। तो ये कैथा और एरन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वे चाकों पर बने काले लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। उनकी प्राक कांस्य अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों का प्रयोग करते थे। लोटा, थाली दोनों इनके द्वारा प्रयुक्त होता है। तो आपको पूरा प्राचीन काल में ज़्यादातर इस वाले चैप्टर में यही सब देखने को मिलेगा, कहाँ पे कौन सा मृद भांड पाया गया। ठीक है, जो पूरा आपको मैंने करवा दिया है। इसको बस अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, जो भी दिया है इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे तो सेव कर लीजिएगा, पूरा PDF अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा और बस सोते वक्त आपको एक बार रिवीजन कर लेना है ना। मालवा में बुनाई वाले यंत्र से प्राप्त होता है
उन्हें कताई बुनाई का भी ज्ञान था। रेशम, सूती रेशम और सेमल रेशम, कपास के पेड़ से बने कपास सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र में मिले, जो कपड़ा निर्माण में कुशलता के द्योतक है। आपको मैंने वो भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि रेशम के कपड़े, धागे वगैरह, सूत का जो है अवशेष मिला है। इनाम गांव में कुम्हार, लोहार, हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माता, टेराकोटा जैसे विभिन्न शिल्पों में काम करने वाले कारीगर भी थे। लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तुएं कब्र में डाली जाती थी और हड़प्पा के लोगों की तरह उन्होंने अलग कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया था, घर में ही दफनाते थे। महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियों से पता चलता है कि ताम्रपाषाणीय लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थीं। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं, तीर के नोक, बरछे के फल, बसिया, सेल्ट, कंगन, औजारों की मूठें, चूड़ियाँ और छेनियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। ताम्रपाषाणीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। ताम्रपाषाणीय लोग, ठीक है, लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन जो लोग थे वो नगरवासी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको भी आप नोट करेंगे। ताम्रपाषाणीय रैगिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पा वासियों के समसामयिक थे और वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो इंदौर के निकट है। नवदा टोली, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से क्या होता है, तो मिट्टी, बांस तथा फूस के बने हुए चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये आपका एक रिवीजन हुआ, ठीक है। ताम्रपाषाण युग में सामाजिक संरचना, अनाज, मिट्टी के बर्तनों आदि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी भी प्राचीनतम सभ्यताओं में विकास में सहायता मिली। तो इस प्रकार से पूरा जो है आपका ताम्रपाषाणिक सभ्यता और धातु युग आपका समाप्त हो गया और पूरा पाषाण कालीन सभ्यता आपका समाप्त हो गया। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन करवा दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कोई चीज़ क्वेश्चन के माध्यम से कैसे बन सकता है वो भी समझ में आएगा। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता करेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम थ्योरी भी करें और साथ में क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, जिससे हमें एक आइडिया लगे कि हाँ इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पसंद आए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, आप लोग भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।